हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे सेकंड पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम को डिस्कस किया था। दो तरह की इम्यूनिटीज़ के डिटेल्स डिस्कस कर चुके थे। अब जो इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसके दो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की बात हम करेंगे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम एक कॉमन टर्म से बुलाते हैं, जिसको हम एंटीजेंस कहते हैं। मैंने आपसे बताया था कि हमारे बॉडी में न्यूमरस असंख्य पैथोजन प्रवेश करते रहते हैं, एंट्री करते रहते हैं, और उनके अगेंस्ट हमारे बॉडी में जो इम्यून रिस्पांस है वो उनकी ग्रोथ को चेक करती है और हमारी इन पैथोजन से रक्षा करती है। अब इसमें जो फॉरेन बॉडी है, जो पैथोजन है, उसके लिए कॉमन टर्म दिया गया है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड द एंटीजेंस। जो एंटीजेंस हैं ये सारे पैथोजन के लिए कॉमन टर्म है। एंटीजेंस वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जब इनके केमिकल नेचर की बात करते हैं तो केमिकली ज़्यादातर जो पैथोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है, कुछ में न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कुछ लिपिड्स हैं, उनसे मिलकर के ये एंटीजेंस बनते हैं। अब जब एंटीजेंस के स्ट्रक्चर की बात आती है तो एंटीजेंस का एक स्पेसिफिक पार्ट, एक विशेष हिस्सा रोग कारक है और उसी को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स का नाम देते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ये एंटीजेंस के वो पार्ट्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रवेश करने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम की जो बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करती हैं। उस एंटीबॉडी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने का काम एंटीजन का वह भाग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ही होता है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन की क्रिया को स्टिमुलेट करता है। अलग अलग एंटीजेंस में अलग अलग प्रकार के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे और उनके अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज़ बनेंगी और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से जो पैथोजन की ग्रोथ है वो वहीं पर इनहिबिट कर दी जाएगी, वहीं पर रोक दी जाएगी। एंटीजेंस की भी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो पूरे के पूरे कंप्लीटली एंटीबॉडी फॉर्मेशन को अकेले ही स्टिमुलेट करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे एंटीजेंस को हम कंप्लीट एंटीजेंस का नाम देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंटीजेंस भी हैं जिनको अदर मॉलिक्यूल्स की, अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, कुछ अदर केमिकल्स की ज़रूरत होती है। उनकी प्रेजेंस में ही वो एक्टिव होते हैं और एंटीबॉडी के फॉर्मेशन की क्रिया को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसे एंटीजेंस को हम पार्शियल एंटीजन या हैप्टेंस का नाम देते हैं। तो दो कैटेगरीज यहाँ पर एंटीजेंस की हमने आपको बताई। पहली जो पूरे के पूरे एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, और दूसरी कैटेगरी जिनमें कुछ कोफैक्टर चाहिए, यानी कुछ दूसरे मॉलिक्यूल भी चाहिए, अगर वो प्रेजेंस होंगे तभी वो रिएक्शन शुरू होगी, यानी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। ये बात एंटीजेंस की है। अभी मैं इनके स्ट्रक्चर्स को भी आपके सामने शो करूंगा। दूसरा पार्ट आता है एंटीबॉडीज़ का। स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन, ये खास बात है। और जब हम एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो एंटीबॉडीज़ के केमिकल नेचर को हम कहते हैं कि ऑल द एंटीबॉडीज़ दे आर इम्यूनोग्लोबिन्स, यानी इनका जो नेचर होता है वो इम्यूनोग्लोबिन्स, जिनको हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंटीबॉडीज़। इम्यूनोग्लोबिन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा कंपाउंड है। सारे इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज़ नहीं होते, उनके अदर फंक्शंस हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग क्रियाएं वो करते हैं। लेकिन जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं दे ऑल आर केमिकली इम्यूनोग्लोबिन।
यानी हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडी इज नथिंग बट इट इज़ इम्यूनोग्लोबिन। इसलिए इनकी जो एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है, जब उसकी स्टडी की जाती है तो हमने इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की स्टडी की है। इम्यूनोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की जब स्टडी की गई तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल मिला जो कि एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसकी आकृति वाई के जैसी होती है। और इस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर वो होता है जिससे एंटीजन जुड़ते हैं। इसलिए पूरे इस वाई शेप्ड मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी वो हिस्सा जिससे एंटीजन जुड़ जाएगा, एंटीजन क्लम्प कर जाएगा, एंटीजन कोआगुलेट कर जाएगा। और ये वो भाग होता है जो कि वेरिएबल होता है, क्योंकि ये वो भाग है जो कि एंटीजन के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन बाकी का जो हिस्सा है इम्यूनोग्लोबिन का, उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, उसमें वेरिएबिलिटी नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर ऑलवेज एक सा ही होता है। इम्यूनोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में दो प्रोटीन की चेन्स होती हैं। एक चेन को हेवी चेन्स कहा जाता है जिसमें अमीनो एसिड्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, और दूसरी को लाइट चेन कहा जाता है। ये दोनों चेन आपस में डाई सल्फाइड लिंकेज के द्वारा आपस में अटैच होती, आपस में जुड़ी होती, और एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। जैसे हमने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर देखे हैं, डीएनए को हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं, वैसे इम्यूनोग्लोबिन को हम वाई शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं, जिसमें दो चेन्स होती हैं, एक हेवी चेन है और दूसरी लाइट चेन है। और इन्हीं में दो पार्ट्स होते हैं। एक वो भाग होता है जिनसे एंटीजन अटैच होता है, उसको हम फ्रैक्शन एंटीजन बॉडी, एंटीजन बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। और जो बाकी का भाग है वो क्रिस्टलाइजेबल है, यानी वो क्रिस्टल्स में बदल सकता है, उसको इसीलिए एक्सी या फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल का नाम दिया जाता है। तो ये ख़ास बात है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के लिए स्पेसिफिक पार्ट है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़ पर फ्रैक्शन एंटीजन बाइंडिंग, यानी एंटीजन जो कोआगुलेशन की क्रिया करता है, अटैचमेंट करता है, जुड़ जाता है और वहीं पर किल कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, वो इम्यूनोग्लोबिन का FAB पार्ट होता है, यानी फ्रैक्शन एंटीजन बाइंडिंग पार्ट होता है। और न्यूमरस एंटीजन के हिसाब से असंख्य प्रकार का फ्रैक्शन एंटीजन बाइंडिंग साइट ये एंटीबॉडीज़ पर प्रोड्यूस होता रहता है। जैसे ही कोई एंटीजन इनके संपर्क में आता है तो रैपिड तेज़ी रफ्तार के साथ एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। लगभग 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड एक अप्रॉक्सीमेशन है एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन का। इसीलिए यह क्रिया विशेष प्रकार की स्पेसिफिक प्रोसेस कहलाती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहलाती है। जैसा मैंने आपसे शुरू में बताया था, ये थर्ड लाइन ऑफ बैरियर के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से ब्लैक कैट कमांडोज टेररिस्ट एक्शन के लिए रैपिड एक्शन फोर्स बनाई जाती है, वो एक विशेष फोर्स होती है, विशेष डिफेंस सिस्टम होता है, वैसे ही ये डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी का सबसे स्पेसिफिक सिस्टम कहलाता है और ये थर्ड लाइन ऑफ बैरियर के रूप में जाना जाता है। इम्यूनोग्लोबिन्स का जो स्ट्रक्चर स्टडी किया गया है उसमें ये पाया गया है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड्स, उनके फ्रैक्शन में डिफरेंशिएशन है, उसके अमाउंट अलग अलग है। इम्यूनोग्लोबिन के कुछ फंक्शंस में डिफरेंशिएशन है। इन सब के आधार पर इम्यूनोग्लोबिन की कुछ कैटेगरीज बना दी गई और इम्यूनोग्लोबिन A,
इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन एम के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG जिसको हम लिखते हैं, ये मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है, मोस्ट स्टडीड मॉलिक्यूल है और इसी का स्ट्रक्चर एक स्टैंडर्ड इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ा गया है। बाकी जो IgA है, इसमें एक एडिशनल J चेन पाई जाती है। ऐसे ही IgM एक हेवी मॉलिक्यूल है, इसमें भी एक एडिशनल J चेन पाई जाती है। अभी हमने आपसे बात की कि इम्यूनोग्लोबिन की जो मैंने संरचना की बात की है वो इम्यूनोग्लोबिन जी की है। इम्यूनोग्लोबिन जे में 2 ही चेन है, एक हैवी चेन है और एक लाइट चेन है। लेकिन IgA और IgM में एक एडिशनल चेन पाई जाती है, इसको J चेन के नाम से जाना जाता है। IgA, इसकी खास बात यह है कि IgA की जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि IgA की प्रेजेंस यानी इसकी उपस्थिति सलाइवा में होती है, टीयर्स में पाया जाता है भारी मात्रा में। इंजेस्टेड, अगर हम खाना खा रहे हैं और खाने के साथ कोई पैथोजन भीतर प्रवेश कर रहा है तो जो हमारा सैलिवरी सिक्रीशन है उसमें IgA की प्रेजेंस है, वो उस पैथोजन की एंट्री को चेक करेगा। ऐसे ही टीयर हमारी आंखों में पाया जाता है, ये भी पैथोजन की एंट्री को चेक करता है। साथ में कोलोस्ट्रम, जिसको फर्स्ट मिल्क कहा गया है, चाइल्ड बर्थ के बाद जो पहला मिल्क सिक्रीट होता है उसको येलो कलर्ड कोलोस्ट्रम के रूप में हम जानते हैं। और जैसे ही बेबी की बर्थ होती है, फर्स्ट फीडिंग इज मस्ट, बच्चे की पहली फीडिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है, उसका कारण यही है कि इस कोलोस्ट्रम में भी IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन A की प्रेजेंस होती है, जो बच्चे को एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल है IgD, ये बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर पाया जाता है और इम्यून सिस्टम में बी सेल्स, टी सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है। IgE, इसकी जो खोज हुई वो एलर्जिक रिएक्शन के साथ हुई और ये कंक्लूड किया गया कि जो IgE है, इम्यूनोग्लोबिन E है, ये मीडिएटर का काम करता है एलर्जिक रिएक्शन में। तमाम केमिकल्स के अगेंस्ट भी जो एलर्जी की क्रिया होती वो भी एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, इवन इन अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये भी एक तरह की इम्यून रिस्पॉन्स होती है। और जब ये बहुत डिटोरिएट कर जाती है तो कभी कभी इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है, जिनको हम सिस्टमिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के सिस्टम के भीतर जाकर के इनहिबिशन का काम करती है। इसलिए IgE को याद रखें, इट इज़ मीडिएटर इन एलर्जिक रिएक्शन। IgG, जैसा मैंने कहा कि 70% जो पार्ट है इम्यूनोग्लोबिन का वो IgG है। इसके वैरिड फंक्शन है, इसके ढेर सारे फंक्शन हैं और इसकी एक्शन, इसकी क्रिया करने के तरीके भी अलग अलग हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करता है, यानी जो टॉक्सिक मटेरियल है अगर कोई पैथोजन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में भी IgG हेल्प करता है। IgG ऑप्सोनाइजेशन की क्रिया करता है। ऑप्सोनाइजेशन एक टर्म है, एक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि पैथोजन के बाहर ये इम्यूनोग्लोबिन एक विशेष प्रकार का कोट, एक विशेष प्रकार की कोटिंग डेवलप कर देता है और उस कोटिंग से वो पैथोजन आइडेंटिफाइड हो जाता है और फैगोसिटिक सेल्स फिर उसको खाने का काम करती हैं, उसको फैगोसिटाइज कर देती हैं। तो ये ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ये रोल भी IgG के द्वारा किया जाता है। बाकी एग्लूटिनेशन, ये प्रॉपर एक्शन है, ये मुख्य क्रिया है, जिसको हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। लॉक एंड की जो एंजाइम की थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो ताले की चाबी, जैसे ताले में चाबी जा कर के फिट हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के साथ बिल्कुल लॉक एंड की टाइप से अटैच हो जाते हैं। उस क्रिया को हम एग्लूटिनेशन का नाम देते हैं।
तो आईजीजी तीनों प्रकार की क्रियाओं से एंटीजन की ग्रोथ को, फॉरेन बॉडी की ग्रोथ को चेक करता है। आईजीजी की एक खास बात और है, इसको मैटरनल एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। कारण यही है कि दिस इज द ओनली एंटीबॉडी विच कैन पास थ्रू द प्लेसेंटल बैरियर। ये अकेली एंटीबॉडीज हैं जो कि मदर के प्लेसेंटा से पास होते हुए ग्रोइंग फीटस, ग्रोइंग चाइल्ड में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए ये बच्चे को नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जो बच्चा जन्म लेता है उसके पास भी अपनी कुछ इम्यूनिटी उसकी मदर से डेवलप होती है। दैट इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द इम्यूनोग्लोबिन जी। तो ये इंपॉर्टेंट लार्ज अमाउंट में पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। आईजीएम जैसा मैंने बताया कि हेवीएस्ट मॉलिक्यूल है, अर्लीस्ट टू फॉर्म इन फीटस, ये सबसे पहले डेवलप होने वाला एंटीबॉडीज है। हेवी मॉलिक्यूल है, इसमें जे चेन पाई जाती है। इस तरीके से इसमें कुल 5 तरह के ग्रुप्स हैं इम्यूनोग्लोबिन्स के, एंड दे ऑल आर एंटीबॉडीज, दे ऑल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ऑल द एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबिन। तो एक तरीके से ये एंटीबॉडीज की भी टाइप्स हैं। इनसे 5 तरह की एंटीबॉडीज का बेसिकली सब के सब संरचना में समान है, स्ट्रक्चर में सिमिलर है, जिनमें आईजीजी को एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के रूप में जाना गया है। अब मैं आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर्स यानी एंटीजन के और एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। आप इसको डायग्रामेटिकली भी समझने की कोशिश करिए, जिससे कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट हों, जो बातें मैंने आपसे कही हैं, वो आपको और बेहतर स्पष्ट हो सकें। लेकिन एक चीज़ आप जान लें कि ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी एंटीजन मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है, और ये थर्ड लाइन ऑफ बैरियर उसको डेवलप करती है। और इसी थर्ड लाइन ऑफ बैरियर में एक इम्यूनिटी और भी है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक दूसरी टाइप भी है, जिसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए मैंने आप बताया था कि इसके रिस्पॉन्सिबल हैं साइटोटॉक्सिक किलर टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो थर्ड लाइन ऑफ बैरियर में 2 तरह के पार्ट्स हो गए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 पार्ट्स हो गए, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई और एक एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई। तो एंटीजन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से एंटीजन बाइंडिंग साइट उस एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के साथ अटैच होती है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि अब आप इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन की बात समझाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो एंटीजन है वो एंटीजन कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब एंटीजन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो एंटीजन में ये पार्ट है और इसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो दिख रहा है साइड में चेन्स के रूप में जो विजिबल हो रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट, इसको कहा जाता है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब हुआ जो यह पहचानने में एबल है, यानी वो पार्ट है जो कि इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के साथ जुड़ेगा। तो दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। इसे आप याद रखें। और जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज या स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन की बात देखेंगे, जिसको हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स है ये 5 तरह की होती है, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम
G, IgA, and the last one is IgG, IgD, IgE, IgA एंड IgM। इसकी चर्चा हम अभी आपसे कर चुके हैं। अब इसमें जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया गया है वो मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी का किया गया है, क्योंकि यही 70% मात्रा में पाया जाता है। इसके वाइड एक्शन है, बहुत क्रियाशील है। जैसा मैंने आप बताया था कि इट इज अ वाई शेप्ड मॉलिक्यूल, ये वाई की आकृति का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 चेन्स होती हैं। तो अगर हम हेवी चेन्स की बात करें तो ये, अगर इसकी हम हेवी चेन आपको शो कर रहे हैं और इस हेवी चेन में ये स्पेसिफिक पार्ट ये हम आपको शो कर रहे हैं, और ये पूरा जो पार्ट हम आपको अभी शो कर रहे हैं, दिस पार्ट इज द हेवी चेन। इसको हम हेवी चेन्स के रूप में जानते हैं। दिस मॉलिक्यूल इज द हेवी चेन। ये मॉलिक्यूल जो हम आपके सामने शो कर रहे हैं ये कहलाता है हेवी चेन मॉलिक्यूल। दिस वन, ये हेवी चेन आपके सामने है। अब इस पे लाइट चेन जो जुड़ती है वो डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ती है। ये भाग जो हम आपको अब शो कर रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड द लाइट चेन। यानी ये 2 भाग आपके सामने हो गए। इसको हमने कह दिया दिस इज द हेवी चेन एंड दिस इज द लाइट चेन। ये अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें ज़्यादा अमीनो एसिड दैट इज हेवी चेन एंड विच इज विथ लेस अमीनो एसिड दैट इज लाइट चेन। अब यहाँ जो पार्ट हमने आपको रिप्रेजेंट किया है ये वो हिस्सा है जिससे एंटीजन्स की जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे। इसीलिए ये हिस्सा वेरिएबल कहलाता है। और इस पर्टिकुलर भाग को, यानी ये वो भाग है, यानी ये वो हिस्सा है, अगर हम यहाँ देखें तो इन दोनों का ये जो भाग है इसको हम शॉर्ट में शो करते हैं फैब। फैब का मतलब है फ्रैक्शन एंटीजन बाइंडिंग। यानी यही वो हिस्सा जिससे एंटीजन अटैच होगा, एंटीजन जुड़ेगा। और बाकी का जो हिस्सा है इस पूरे भाग को हम शॉर्ट में एफसी लिख देते हैं। एफसी का मतलब है फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल, यानी ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट दिस इज द फिक्स्ड पार्ट, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। यानी इसको हम एक तरह से कह सकते हैं दिस इज द कांस्टेंट रीजन, यानी इसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ आएगा? चेंज इस पूरे पार्ट में आएगा। ये हेवी चेंज का वेरिएबल पार्ट है और ये लाइट चेंज का वेरिएबल पार्ट है, क्योंकि जो एंटीजन होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा, ये पार्ट बनेगा। जैसा एंटीजन होगा, जैसे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होंगे, वैसा ही ये फ्रैक्शन एंटीजन बाइंडिंग डेवलप हो जाएगा। अब आप सोचें कि अगर मिलियंस ऑफ एंटीजन बॉडी में एंटर करते हैं तो मिलियंस ऑफ दिस रीजन विल बी चेंज, यानी फैब का ये पार्ट मिलियंस पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है। यदि इन दोनों के अटैचमेंट को अगर आप देखें तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो एंटीजन एंटीबॉडीज का एग्लूटिनेशन हुआ और उस एग्लूटिनेशन से हुआ क्या, नाउ यू कैन सी इट विद दिस थ्रू यू कैन सी इट थ्रू दिस डायग्राम। आप इसको इसके द्वारा समझ सकते हैं। दिस इज द एंटीजन, ये एंटीजन है। अब ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं। अब इसी डिटर्मिनेंट्स के अगेंस्ट व्हाट इज फॉर्म, ये एंटीबॉडीज हैं जो कि इम्यूनोग्लोबिन ने बनाई हैं। और उसमें एक पार्ट किसका होगा, इट विल बी पार्ट ऑफ व्हाट, वेरिएबल पार्ट ऑफ हेवी चेन। और दूसरा पार्ट किसका होगा, इट विल बी व्हाट, ये दूसरा भाग किसका होगा, इट विल बी
वेरिएबल पार्ट ऑफ लाइट चेन। अब क्लंपिंग हो गई, एग्लूटिनेशन हो गया। अब एंटीजन एंटीबॉडी कोआगुलेट कर गए और एंटीजन की ग्रोथ रुक गई। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपने इसको समझ लिया होगा। एंटीजन फॉरेन बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को हम एंटीजन डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, और उस पार्ट के अकॉर्डिंगली जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, वो इम्यूनोग्लोबिन्स उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वेरिएबल है और एक हिस्सा फिक्स है। इम्यूनोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में एक चीज और भी आप जान लें कि यहां ये आपस का जो लिंकेज है वो कहलाता है डाइसल्फाइड लिंकेज। बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी, ये मॉलिक्यूल्स हेवी चेन और लाइट चेन के आपस में अटैच होते हैं, ये एक डाइसल्फाइड लिंकेज के द्वारा यानी ये दिस इज डाइसल्फाइड लिंकेज। इसके द्वारा मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इम्यूनोग्लोबिन, एंड दिस इज द इम्यूनोग्लोबिन जी। अगर हम ए की और एम की बात करेंगे तो उसमें एक एडिशनल जे चेन अतिरिक्त रूप से पाई जाती, बट ज़्यादातर 70% में यही पाया जाता है। डायग्रामेटिकली एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन को हमने आपको समझाने की कोशिश की। आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। इसको देखें, समझें, वीडियो को लाइक करिए, समझिए, जहाँ प्रॉब्लम्स हों उसको डिस्कस करिए। साथ में एक सिंप्लीफाइड नोट्स भी मैं इस वीडियो के साथ पीडीएफ के रूप में ट्रांसफ़र करूंगा। इसी वीडियो के साथ आप उसको पढ़ करके उसको अपने नोट्स के रूप में रख सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। वो आपके कॉम्पिटिशन्स में भी काम करेगा। डिस्क्रिप्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी आप इस पर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। साथ में रिमेनिंग पार्ट्स में कुछ और इसी से रिलेटेड पार्ट्स हैं। टाइप्स की बात मैंने आपसे की है। इम्यूनिटी की अलग अलग प्रकार है, एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, इम्यूनाइजेशन है, ये छोटे छोटे अन्य पार्ट्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफ़र करूँगा। और आशा है कि आप इसको समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।